नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। हम बात करें प्रभु की एक्सप्रेस की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना दूसरा रेल बजट पेश कर दिया है। प्रभु ने रेलवे को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की बात कही है। सुरेश प्रभु ने इस बार रेल किराए और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की। रेल मंत्री ने 4 नई ट्रेनों का ऐलान भी किया। साथ में यात्री सुविधा को बढ़ाने के लिए नए प्लान भी सामने रखे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि इस साल 1.21 लाख करोड़ योजनाबद्ध में खर्च करने का लक्ष्य है और कमाई का टारगेट है 1.8 करोड़। एक रिपोर्ट देखते हैं। I rise to present before this August House the statement of estimated receipts and expenditure for the year 2015. मोदी सरकार का दूसरा रेल बजट जनता के सामने है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना दूसरा रेल बजट पेश किया। रेल बजट में आम जनता की जेब पर सुरेश प्रभु ने कोई बोझ नहीं डाला और एक बार फिर से मोदी के पुराने नारे सबका साथ सबका विकास को लक्ष्य बताया। बजट में सुरेश प्रभु ने टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया और साफ किया कि देश के 400 स्टेशनों को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। और इसके साथ ही प्रभु ने आम जनता के लिए अंत्योदय के साथ साथ हमसफर, उदय और तेजस नाम के ट्रेनों का ऐलान किया। हमसफर would be fully air conditioned third AC service with an optional service for meals. Tejas, on the other hand, will showcase the future of train travel in India, operating at a speed of 130 kilometers per hour and above. It will offer onboard services such as entertainment, local cuisine, Wi-Fi, etc. through one service provider for ensuring accountability and improved customer satisfaction. We'll also introduce overnight double-decker Uday Express on the busiest route, which has the potential to increase carrying capacity by almost 40%. 2016 और 2017 चुनावी साल है, लिहाजा जनता के हिस्से कोई बोझ नहीं आया, लेकिन उनका ये बजट विरोधियों को पसंद नहीं आया। इतना हल्का रेल बजट जिसमें कुछ नहीं है। हमारा भारतीय रेल जिसको जर्सी गाय हम बनाया था, पाल पोस के और तैयार कर रहे थे, जो रेशियो है खर्चा वो बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटते जा रही है। बुलेट ट्रेन एक बहाना है, निजी क्षेत्रों की तरफ भी धकेल रहे हैं। सुरेश प्रभु ने लगे हाथ 2020 का विजन भी सामने रख दिया और जोर दिया कि अब रेलवे में 2020 तक तमाम गड़बड़ियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। रेल मंत्री ने इस साल रेलवे में निवेश 2 गुना बढ़ाने का दावा किया है। साथ ही कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों को ट्रेन से जोड़ने का भी प्लान सामने रखा है। रेलवे के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने रेल बजट का पिटारा खोल दिया है। बजट आज पेश कर दिया। ये दूसरा मौका था जब सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश किया है। सुरेश प्रभु ने रेलवे को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की बात कही है। हम न्यूज़ रूम का करेंगे। प्रिया हमारी सहयोगी ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम प्रिया से समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऐलान हुए हैं उस पर थोड़ा बारीकी से बताने की कोशिश करें। प्रिया, जो भी आज बजट का पिटारा खुला है रेल मंत्री के, उससे कितनी उम्मीदें की जा रही हैं और जो घोषणाएं हुई हैं क्या वाकई में राहत पहुंचाने वाली हैं? जी बिल्कुल अक्षय, मैं बता दूं कि इस बार का रेल बजट जो रहा है, बाकी तकरीबन जो पीछे रेल बजट पेश किए गए थे उन सबसे हटके देखने को मिला है, क्योंकि कयास कई सारे लगाए जा रहे थे रेल बजट में क्या कुछ होगा। और इस बार रेल बजट में 4 नई ट्रेनों का ही ऐलान किया गया है। ये एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा ट्रेनों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो ट्रेनें पहले से चल रही है उनको दुरुस्त करने की कोशिश जरूर की गई है, उसका जिक्र किया गया है। 4 नई ट्रेनों के नाम बता दूं, हमसफर, तेजस, उदय और अंत्योदय नाम है इन चारों नई ट्रेनों का, जिनका ऐलान किया गया है। पुरानी नई ट्रेनों में जो कुछ भी खामियां हैं उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की गई है। और हमसफर भी जो है वो 3 AC ट्रेन होगी, इसमें सिर्फ 3 टायर AC बोगीज ही लगे हुए रहेंगे। तेजस की बात करें तो तेजस ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी पटरी पर, और अंत्योदय ट्रेन में सिर्फ अनारक्षित सीटें ही होंगी।
और इसके आगे अगर हम बात करें तो डबल डेकर एसी उदय ट्रेनें चलाई जाएंगी। और इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो पिछली बार को ध्यान में रखते हुए तीर्थ स्थानों के लिए भी आस्था असर्टिक ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्योंकि जब सीजन आता है उस वक्त बहुत मारामारी होती है टिकटों को लेकर। और रेल मंत्री ने इस बार किराया बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया, किराए में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। आम आदमी पहले से ही जो है काफी त्रस्त थे, जिसे देखते हुए इसका ऐलान किया गया। अब ट्रेन यात्रियों के लिए बीमा भी बाकायदा होगा। कई सारी चीजें इस बार अलग देखने को मिली है, जैसे दिल्ली में रिंग रोड की तरह ही रिंग रेल की सुविधा और 21 स्टेशन इसमें शामिल किए जाएंगे। और बात करेंगे अगले 2 साल में, तो अगले 2 साल में 400 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, मुहैया कराई जाएगी। मुंबई में चर्च गेट विराट सीएसटी से पनवेल रूट पर भी नई ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। मुंबई को भी यहां पर सौगात मिला है और खासकर दिल्ली का भी यहां पे जिक्र किया गया। मुंबई मेट्रो को रेल से जोड़ने की तैयारी की जा रही है कि मुंबई मेट्रो को कैसे रेल से कनेक्ट किया जाए, जिससे मेट्रो की भीड़ जो है थोड़ी सी रेलवे की तरफ आए और यात्रियों को जो है थोड़ा यहां पर आराम पहुंचे, आरामदायक सफर बनाया जाए उनका, इसको ध्यान में रखा गया। अब ट्रेन यात्री जो है जो ट्रेन की लेट लतीफी को लेकर शिकायत करते थे, इस पर जोर दिया गया है। और कुलियों को नई ड्रेस भी दी जाएगी, नई ड्रेस का ऐलान किया है यहां पर प्रभु ने। और मनोरंजन के लिए खासकर बात करें तो ट्रेनों में अब FM रेडियो की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मनोरंजन के साथ साथ न्यूज अपडेट्स भी क्या होते हैं वो भी यात्रा के दौरान अब यात्रियों को पता चल पाएगा। विकल्प ट्रेन का विस्तार किया जाएगा। और इसके आगे बात करें तो जननी योजना के तहत ट्रेनों में बच्चों के लिए दूध का इंतजाम होगा। प्लेटफॉर्म पर गर्म दूध, गर्म पानी मुहैया कराया जाएगा। महिला यात्रियों के लिए 182 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके जरिए महिला को अगर कोई भी परेशानी होती है तो वो इस नंबर के जरिए हेल्प मांग सकती है। मोबाइल ऐप के लिए भी टिकट बुक करने की सुविधा यहां पर मुहैया कराई गई। एक डिजिटल टच कुल मिलाकर यहां देखने को मिला है इस रेल बजट में। सवारी गाड़ी में भी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट लगाए जाएंगे और जो नॉन एसी बोगीज होते हैं वहां भी मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट लगाए जाएंगे। स्टेशनों पर 2500 वाटर वेडिंग मशीन भी लगाई जाएगी ताकि पानी की किल्लत बिल्कुल भी ना हो यात्रियों को। ट्रेन की औसत स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक करने का यहां पर लक्ष्य भी रखा गया है। अगले साल 2800 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यात्रियों की तादाद को देखते हुए जम्मू कश्मीर को भी रेलवे से जोड़ने के लिए काम हो रहा है और आने वाला जो लक्ष्य जो रहा है वो 2020 रहा है कि तब तक रेलवे में जो कुछ भी खामियां हैं उसको सरकार पूरी तरीके से भर लेगी और पूर्वोत्तर भारत को भी रेलवे से बेहतर तरीके से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। रेलवे में जो कुछ भी खामियां हैं, यात्री जिन चीजों से परेशान होते हैं उसको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। रेलवे के बिजलीकरण पर जोर दिया गया है, इस साल इसे दोगुना कर दिया गया है। खास बात अगर हम रुक करें खाने पीने को लेकर यात्रियों की शिकायतें काफी आया करती थी। वो रेलवे की जो पेंट्री होती है उससे बेहद खुश नहीं होती थी, तो उसे लेकर यहाँ पर जो नाराजगी जताई गई थी उसके लिए भी वैकल्पिक यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं यात्रियों को। यात्रा के दौरान वो लजीज व्यंजनों का भी जमकर लुत्फ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार जो रेल बजट सुरेश प्रभु ने पेश किया है वो यात्रियों को ध्यान में रखकर पेश किया है। अक्षय, चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रिया, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप बने रहिए, आपसे ज़्यादा अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो सुरेश प्रभु का ये साफ तौर पर कहना है कि रेलवे को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की कोशिश की जाएगी और इसी मकसद के साथ इस रेल बजट को पेश किया गया है। आखिर किस नज़रिए के साथ इस बजट को देखा जाना चाहिए, हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुलाकात अपने सभी दर्शकों की आज के मेहमानों से कराते हैं। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ इंद्रजीत बदवार साहब हैं, आप एडिटर इन चीफ इंडिया लीगल। सर, बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विमल कीर्ति सिंह जी हैं, आप रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। सर, बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लखनऊ से हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। अशोक सिंह साहब हैं, RJD नेता हैं। शिवकरण सिंह जी हैं जो RLD के महासचिव हैं। साथ में हैं RK पांडे जी, मंडल मंत्री रेलवे। गोविंद पंत राजू वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट को किस नज़रिए के साथ देखा जाए। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं इंद्रजीत जी आपके पास आना चाहूँगा। राजेश खन्ना की एक फिल्म का बहुत मशहूर गाना था, जिंदगी ये सफ़र है सुहाना। ये कितना सुहाना कब आई तू? ये हमारे सपने की रानी का बजट है कि पूछ रहे हैं आप? वो क्या वो सपने पूरे हो रहे हैं? और जो गीत के जो लफ्ज़ थे, क्या
वो सहूलियत नहीं अच्छा सफर देखो, सुहाना होगा? मैं इसी एक मुख्य बिंदु पे टिप्पणी कर रहा था जब मोदी जी आए तो मुझे रुकना पड़ा था, तो मैं थोड़ा सा अगर मुझे आप अनुमति देंगे तो मैं उसको दोहराऊंगा कि देखिए जो रेलवे जो वो ऐसी नंबर वन, मैं मेरी अपनी निजी मान्यता ये है कि सुरेश प्रभु जी जो हैं ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने जो चमत्कार दिखाई थी एज पावर मिनिस्टर जब वाजपेयी साहब की कैबिनेट में थे, तो उसकी सब पूरे देश में प्रशंसा हुई थी। इस बजट में मैं प्रभु जी की, सुरेश प्रभु जी मेरे मित्र भी हैं, मैं उनकी शक्ल नहीं देख रहा, और ना मैं जो मोदी जो रिस्क टेकिंग करते थे, इकोनॉमिक रिस्क टेकिंग जो जोखिम ले उठाते थे बढ़ोतरी की तरफ, इकोनॉमिक आर्थिक बढ़ोतरी की तरफ, मैं इसमें नहीं देख रहा। ये मुझे कोई डरी बजट नजर आ रही है जो कोई हल्की सी कोलिशन गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उस तरह की है। क्योंकि अब देखिए, अब रेलवे जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है, उसकी प्राथमिकता जो है एज अ क्रिटिकल इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें इसको मानना पड़ेगा, वो है बिल्कुल। और मैंने बताया था कितनी बड़ी 4th लार्जेस्ट नेटवर्क और कितने मिलियन पैसेंजर्स और 60,000 किलोमीटर की रेल, ये तो हम सब जानते हैं। एंड हम सब गर्व लेते हैं अपने रेलवेज के जब हम सोचते हैं। मगर देखिए जो असलियत जो है, हकीकत जो है कि इस वक्त हमारी टोटल अर्निंग्स जो हैं वो 17,000 करोड़ एक्सपेक्टेशन से कम है जी। और उसमें एडिशनल जो बर्डन जो बोझ उठाना पड़ रहा है वो 32,000 करोड़ का है जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसका आप सामना कैसे करेंगे। अब अगर आप अगर पैसेंजर फेयर बढ़ाएं, जो मेरे ख्याल में बढ़ने चाहिए थे, पैसेंजर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे अगर उनको आप सर्विसेज, बढ़िया सर्विसेज देंगे, एफिशिएंसी देंगे। जिस तरह के गरीब से गरीब ने देख लिया है कि दिल्ली जो मेट्रो है, एक बहुत ही पिछड़े देश का कोई भी, कहीं भी प्रदेश का कोई किसान उसमें आके ट्रैवल करता है तो उसको अब वो लग्जरी नहीं समझता, उसको वो कहता है कि देखिए मेरे देश ने मेरे लिए एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी क्रिएट की है और उसके लिए वो पे करने के लिए तैयार है। और मेन जो रोजी रोटी जो रेलवे की है भाई साहब, वो है अपने फ्रेट से जी। क्योंकि 66 या 70% की आपकी जो रेवेन्यू है रेल्स की, वो फ्रेट सर्विसेज से आती है और सिर्फ 50,000 करोड़ आती है पैसेंजर सेगमेंट से। तो ये तो उनकी रोजी रोटी है जी। और जब तक आप इस पर ध्यान नहीं रखेंगे कि इसको आप किस तरह बढ़ाएं, तो आपका जो रेल सिस्टम है, पूरा रेलवे सिस्टम, वो गड्ढे में गिरता जाएगा जी। और इसके लिए आपको प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं मैं कह रहा कि प्राइवेटाइज कर दिए रेल रोड को, बट प्राइवेट कैपिटल अट्रैक्ट करिए। और इसके लिए एक और मुख्य एक कदम उठाने का जो मोदी सरकार ने वादा किया था कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे, रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके पास पावर होंगे जो कि वो फ्रेट टैरिफ, पैसेंजर टैरिफ, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक निष्पक्ष तौर से देख सकें और रेलवे का जो सेक्टर है उसमें निवेश लाएं। हम इस कुछ नहीं देख रहे, हम सिर्फ स्वच्छता की तरफ देख रहे हो। बहुत अच्छी चीज है, स्वच्छता तो मैंने अभी तक कहीं देखी नहीं है। अब अभी यानी सर आपको लग रहा है कि कुछ इस तरह की उम्मीदें पहले से ही बांधी जा रही थी कि बजट होगा तो कुछ इसी तरीके का आएगा, जैसा कि आज सुरेश प्रभु के पिटारे से जो भी निकला उसको लेकर पहले से ही कुछ इसी तरह की आशंका भी जाहिर की जा रही थी। आर.के. पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आर.के. पांडे जी, सवाल मैं आपसे इसलिए करना चाहूंगा, आप रेलवे से जुड़े हैं, है ना, तो आपको सारी परिस्थितियों के बारे में बेहतर तरीके से पता है। इस बजट को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगा, किस नजरिए से देखा जाना चाहिए इस बजट को? जी, देखिए, मेरे हिसाब से तो माननीय रेल मंत्री जी ने जो अपना रेल बजट आज प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही सामान्य रेल बजट है। उन्होंने यात्री सुविधाओं की तरफ और रेल की संरक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए जरूर जो है इसमें कुछ कदम उठाने की बात की है जी। लेकिन ये उसके लिए आवश्यक धन कहाँ से आएगा, कितना कौन लगाएगा, इसका जो है खुलासा नहीं है जी। जैसा अभी पहले हमारे साथी कह रहे थे कि ना तो यात्री किराए में वृद्धि की गई, ना माल भाड़े की ढुलाई में कोई वृद्धि की गई जी। स्वाभाविक है कि इससे आने वाली जो भी आय है वो पूरी तरीके से हमारी शून्य हो गई जी। अब ये सब जो
लोक लुभावन कह लीजिए या वास्तविक घोषणाएं कह लीजिए, इनको कैसे अमली जामा माननीय रेल मंत्री जी पहुंचाएंगे, जी ये कहना बड़ा जो है वो मुश्किल सवाल है। ये सब स्वागत की बातें हैं कि हम विद्युतीकरण को बढ़ाएंगे, प्रतिदिन 7 किलोमीटर नई जो है रेल लाइन जो है वो बिछाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज तो जो आज घोषणा सुनने को मिली कि सन 2020 तक जी सबको जो है वो कंफर्म टिकट मिलेगा। कहां से कोचेज आएंगे, कहां से इंजन आएंगे, रेल की पटरियों का किस तरीके से जो है बिछाने का काम होगा कि 95% की पंक्चुअलिटी को मेंटेन करते हुए सबको हम जो है रेल यात्रा का सुविधा दे सकें, वो भी कंफर्टेबल यात्रा का सुविधा दे सकें। ये मेरी तो यानी समझ से सर बाहर आपको लगता है कि सब्ज बाग दिखाने की कोशिश कहीं ज्यादा की गई है। हिलाल नकवी साहब भी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हिलाल भाई बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कैसे देखते हैं आप लोग इस बजट को? क्या आप लोगों को कुछ ऐसी उम्मीदें थी कि रेल बजट इसी तरह का कुछ सामने आएगा, या फिर आपको लग रहा है कि वाकई में कुछ निकला है प्रभु के पिटारे से? देखिए, अभी जो बात बथवाल साहब ने कही है या जो रेलवे के जो एम्प्लॉई उन्होंने बात कही है, वो बात अपने आप में बड़ी पूरी तरह से बताते हैं। और जो मार्केट की प्रतिक्रिया है वो भी आपने देखी होगी कि सेंसेक्स जो है वो गिरा है, और एक बार नहीं 2 बार गिरा और काफी नीचे गिर गया है सेंसेक्स जो है। तो वो भी अपने आप में दिखाता है कि किसी भी तरह के कोई विकास जो है वो इस रेल बजट से नहीं होने वाला है। ये जो है ये प्रक्रिया इंडस्ट्रीज की एक सेकंड में आ गई है। दूसरी इसके लिए महत्वपूर्ण चीज ये है जो बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। देखिए, जितनी भी सुविधाओं की बात की गई है, निश्चित रूप से उसके लिए खर्चा करना ही करना होगा। अब वो खर्चा कहां से करेंगे? एक जब हम ऑपरेटिंग रेशियो की बात करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे कितना पैसा खर्च कर रहा है। प्रभु जी ने कहा है कि हम जो है वो 92 पे ले आएंगे। वो कैसे लेकर के आएंगे? 97 के आसपास तो अभी है, और इसके अंदर 30,000 करोड़ का हमारा वैसे ही लॉसेज है पैसेंजर के, उससे लेकर के। फिर जब 7 पे कमीशन लगेगा तो 32,000 करोड़ का वो नुकसान हो जाएगा। फिर 1,50,000 करोड़ रुपए LIC से लोन ले रहे हैं। तो अब की जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो 100 को क्रॉस करेगा, और 100 को क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को 100 रुपए से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। तो जाहिर सी बात है ये होने से रहा। तो अब वो क्या होगा, जितनी सुविधाओं की घोषणा की गई है वो कोई भी सुविधाएं आपको रेलवे में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे पिछली मरतबा सारे वादे किए गए वो कोई भी वादे पूरे नहीं हो पाए, और अब के भी जितने वादे किए गए वो फिर नहीं पूरे होंगे। ठीक है, यानी आपको लगता है कि वही बातें, जुमले वाली बातें जो तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही जाती है कि सिर्फ जुमलेबाजी ही एक बार करने की कोशिश की गई। सर हिलाल भाई माफी चाहूंगा, सभी मेहमानों को पूरा वक्त देना है, बड़े संक्षेप में अपनी बात कीजिए। जी बस 1 सेकंड लेंगे जी। जो अभी इंद्रजीत जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि एक पिछली मरतबा था कि रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको एस्टैब्लिश करने की बात थी। पिछले बजट में आया था, उसके लिए प्रोविजन करने की बात आई थी। अब की बजट में तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, उसका क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। उसका एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद में फिर तो और भी ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट की भी कंट्रोल में नहीं है, रेलवे मिनिस्ट्री की भी कंट्रोल में नहीं है। तो निश्चित रूप से वो एरिया ऑफ कंसर्न होगा। ठीक है, विमल कीर्ति जी से हम ये अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। विमल जी, जो बातें कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि बातें तो खूब बड़ी बड़ी की गई हैं बजट के माध्यम से। 7 पे कमीशन अगर लागू होता है तो बर्डन रेलवे पर और बढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कमाई का जरिया नहीं है। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि आप हाईटेक बनाने की बात कर रहे हैं कि हम तमाम सुविधाएं दे देंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। होगा कैसे? पैसा कहाँ से लाएंगे आप? अक्षय जी, इंद्रजीत भदवार साहब ने भी कहा कि जो हमारे सामने ये जो बजट आया है तो इसमें सुरेश प्रभु जी का जो स्टैंप होता है एक रिफॉर्मिस्ट बजट लाने का, बोल्ड बजट लाने का, वो है नहीं, वो नहीं दिखा। ये बिल्कुल ही या तो कहेंगे हम स्टेटस कोइस्ट बजट है। विमल जी माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु कुछ बोल रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। साथ ही में पे कमीशन का बर्डन, बोनस एक्ट का बर्डन के बावजूद भी आम आदमी की हित की रक्षा करने के लिए, जो रेल में रोज सफर करते हैं ऐसे लोगों के लिए, और सारे लोग जो रेल से सफर करना चाहेंगे लेकिन आज कनेक्टिविटी नहीं है, डबलिंग नहीं है, ट्रिपलिंग नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बजट। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए कि हमारी सरकार ये आम आदमी के हित की रक्षा करने के लिए सरकार है। उसी फिलॉसफी को लेकर हमने बजट बनाया था। ये बजट देश की चिंताओं को ध्यान में रखते बनाया गया है। इसके लिए
बड़ी मात्रा में पहले टाइम देश में एक नेशनल रेलवे प्लान भी बनेगा। ये रेलवे बजट इस तरह से बनाया गया है कि रेल की जो आज आर्थिक स्थिति है, जो आज और कल नहीं बनी, पिछले अनेक सालों से जिस तरह से रेल को चलाया गया, उसकी वजह से रेल की जो आर्थिक स्थिति आज बहुत ही चिंताजनक बनी है, उसको बाहर निकालने के लिए जो हमारा फ्रेट अर्निंग्स है वो 2/3 रेल के पास आता है, लेकिन निरंतर घट रहा था, उसको बढ़ाने के लिए, साथ ही में जो बहुत सारे लोग जो रेल में अभी सफर नहीं कर पा रहे क्योंकि अलग अलग कारण है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें नई ट्रेन के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। यानी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की चिंताएं, कल की आने वाली चुनौतियां, सबको साथ में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। साथ ही में हम लोगों ने कोशिश की है कि रेल को आधुनिक बनाया जाए, रेल की स्पीड को बढ़ाया जाए, रेल का सेफ्टी रिकॉर्ड्स को ठीक किया जाए, लोग रोज जो सफर करते हैं उनकी जो कॉमन एम्यूनिटीज है उसको ठीक किया जाए। रेल के पास इस साल भी हमें जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री की अपनी कंपल्शन है, इतने पैसे नहीं मिले, उसके बावजूद भी हमने हमारा प्लान साइज 1,21,000 करोड़ तक बढ़ा है। और इसमें आज जो चल रहे डबलिंग के प्रोजेक्ट, ट्रिपलिंग के प्रोजेक्ट, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के प्रोजेक्ट, उसी के ऊपर धन जाएगा। साथ ही में ये पहला बजट है जिसमें हमारी जो रेल की पार्टनरशिप हमने राज्यों के साथ की है, और राज्य सरकार भी इक्विटी पार्टिसिपेशन करेंगे। हम उस इक्विटी को लिवरेज करके अलग अलग राज्यों में प्रोजेक्ट लगाएंगे। यानी पहला ये बजट है कि कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के ऊपर बहुत बड़ा बल देकर हमने बजट बनाया है। मुझे विश्वास है कि ये बजट जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया, आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। हमारे रेल बोर्ड के सभी सदस्यगण और कुछ समय में 3 बजे सभी लोगों को, मीडिया को मिलकर उसके बारे में डिटेल आपको जो भी चाहिए होगा वो भी बताएंगे। लेकिन आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके सभी पत्रकार मित्रों ने, भाइयों ने, बहनों ने हमें अच्छी तरह से समर्थन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को आप सुन पा रहे थे, पैसे जितने चाहिए तो उतने पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं हो सकेंगी उनको करने का प्रयास किया जाएगा। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े। विमल जी प्लीज कंटिन्यू, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे और जो एक बात आपने कही कि जो छवि दिखनी चाहिए थी सुरेश प्रभु साहब की, वो छवि दिखी नहीं है। और साथ ही एक बात सुरेश प्रभु जी ने खुद इस बात को अभी स्वीकार किया कि जो पैसे उन्हें चाहिए वो उतने मिले नहीं हैं। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता सर, कायाकल्प कैसे हो पाएगा? बिल्कुल सही। और एक चीज और नहीं समझ में आ रहा है कि इस पूरे बजट का मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। अगर आप सहीगा कि आंकड़ों का अगर हिसाब किताब देखें, उन्होंने खुद कहा अभी कि 1,21,000 करोड़ हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, प्लान आउटले रहेगा। अब सुनिए कहानी, दिनेश त्रिवेदी जी बता रहे थे कि हम लोग को हमेशा देखना पड़ता है कि पिछले साल हम लोगों ने क्या किया और उसके आलोक में इस साल हम क्या करेंगे। पिछले साल 52% कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा के टारगेट रखा गया था 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए। जनवरी माह तक मात्र 44% पैसे खर्च हो पाए थे। तो अगर 44% पैसे खर्च हुए, अगर आप 44,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ पहुंच भी जाते हैं वित्तीय वर्ष के अंत तक, तो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा आप नहीं पहुंच पाए। और आपने इस बार का प्लान, कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान बजट रखा है 1,21,000 करोड़। एक तो आपके खर्च करने की क्षमता नहीं है क्योंकि पिछले साल आपने खर्च नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 कि आप कह रहे हैं कि जो बजटरी सपोर्ट, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मिला था लास्ट ईयर 40,000 करोड़, इस बार केवल 28,000 करोड़ मिल रहा है। अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि आप में खर्च करने की क्षमता आ भी गई, पैसे कहां हैं? और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि आपने किसी तरह का फ्रेट पैसेंजर में या फ्रेट में कोई वृद्धि नहीं किया है। यहां पर यह बात बहुत समझने की है कि जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लाने की बात हो रही है वो देरी हो रही है। पिछले साल उसकी चर्चा हुई, इस साल उसकी चर्चा नहीं हो रही है। उसके पीछे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या बात है। रेगुलेटर लाने के लिए पार्लियामेंट से कंसेंट चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। एक बार जब रेगुलेटर आ जाएगा तो वो रेगुलेटर देख के कि आपका खर्चा क्या है, आपकी आमदनी क्या है, उस हिसाब से आपका क्या भाड़ा होना चाहिए वो तय करेगा। और उसके भाड़ा तय करने की जो शक्ति है, जो उसका कॉम्पिटेंस है, उस पर पार्लियामेंट का भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यदि आप पैसेंजर को, आप आज जान जाइए, आज के दिन में पैसेंजर के रेवेन्यू में 31,000 करोड़ का धक्का लॉस हो रहा है प्रति वर्ष।
तो अगर हम अनदेखी कर लेंगे कि 2016-2017 इलेक्शन का वर्ष है, इसलिए हम किराया ना बढ़ाएं, उसके बाद 19 आ जाएगा कि लोकसभा का इलेक्शन इसी है। पर मैं आने भी वाला था कि इस पर क्या बजट पर असर दिखा है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव तकरीबन 10 राज्यों में होने हैं, उसका असर है कि ना तो यात्री किराए में कोई वृद्धि की गई है, जबकि लोग ये चाहते हैं कि अगर आप किराया बढ़ाइए इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधाएं जो देने की बात करें वो सुविधाएं जरूर दीजिए। गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम लखनऊ का रुख करेंगे। गोविंद भाई, क्या लगता है कितनी राहत पहुंचाने वाला है? आपने तो कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश की होगी, क्या लोक लुभावन इससे माना जाए या जमीनी हकीकत पर आप देखते हैं कि कुछ परिवर्तन होगा? क्योंकि पिछली बार का जो बजट जब रेल मंत्री ने पेश किया था तब भी कुछ इसी तरह से लब्बो लुआब दिखाने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि पहले कमियों को दूर करेंगे, लेकिन पिछले 1 साल में वो कमियां दूर होती तो नजर नहीं आई। अक्षय, कुछ चीज़ों में तो ये कहा जा सकता है कि जो पिछली बार कहा गया था कमियों को दूर करने की बात की गई, कुछ कमियां दूर भी हुई, कुछ कमियां दूर करने की दिशा में जो रेल है वो आगे भी बढ़ी जी। लेकिन अगर इस बार के बजट को हम देखें तो इस रेल बजट से जनता को ये उम्मीद थी कि क्योंकि पहली बार जो पिछला बजट था वो एक तरह से दबाव का बजट था, पिछली सरकार की उसमें जो छवि थी वो पूरी तरह से वो उसमें दिखती थी, तो एक दबाव था। इस बार ये उम्मीद लोगों को थी कि ये जो बजट आएगा, ये बजट न सिर्फ लोगों को राहत देगा बल्कि जो लोगों की एक सामान्य अपेक्षाएं इस तरह के बजटों से होती हैं, रेल बजट से लोग अपने लिए ज्यादा सुविधाओं की उम्मीद करते हैं, नई ट्रेन की उम्मीद करते हैं, इस तरह की जो सुविधाओं की जहां तक बात थी वो इस बजट में दिखाई नहीं दे रही। और मैं तो इसको, इस रेल बजट को सुरेश प्रभु के रेल बजट से ज्यादा सुरेश प्रभु के चुनाव घोषणा पत्र, रेल मंत्री के चुनाव घोषणा पत्र के तौर पर देखता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों के लिए 2020 को एक लक्ष्य वर्ष माना गया है और जब 2019 के चुनाव के बाद देश की जनता किसको लाने की बात तय करेगी, और ये हम हमेशा देखते रहे हैं जब सरकारें बदलती हैं, रेल मंत्री बदलते हैं, तो प्राथमिकताएं और जो पहले से घोषित योजनाएं हैं वो भी बदलती हैं। तो आप इतने दूर की बात तो आपने रेल बजट में करी, लेकिन जो तात्कालिक समस्याएं हैं और जो सबसे बड़ी बात अगर बिल्कुल जो आपने तात्कालीन समस्याओं की बात गोविंद जी कही है कि तात्कालिक समस्याएं जो निपटनी चाहिए उन पर कोई ज्यादा फोकस देखने को नहीं मिला है, वो समस्याएं जस की तस बरकरार हैं और उम्मीद भले ही कर ली जाए कि आने वाले वक्त में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं और उसके बाद अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। की ओर से भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने वाला एक सर्वसमावेशक रेल बजट रेल मंत्री जी ने दिया है। यह बजट आम आदमी के लिए है और इसमें गरीबों की सुविधाओं की विशेष ध्यान रखा गया है। पेयजल की सुविधा वाले दीनदयालु कोच जो हर ट्रेन में लगेगा, उससे अनारक्षित यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और जो यात्री रिजर्वेशन पाते नहीं थे और किसी अर्जेंट काम से उनको आना जाना पड़ता था, उनको टिकट न मिलने की स्थिति में जबरन रुकना पड़ता था, उनको काफी सुविधा मिलेगी। सुपरफास्ट अंत्योदय एक्सप्रेस से भी अनारक्षित यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। लगातार दूसरा वर्ष ऐसा है जिसमें रेल बजट में किरायों में वृद्धि नहीं की गई। मैं मानता हूं कि गरीबों के लिए और देश की आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। विद्युतीकरण का एक समयबद्ध और चरणबद्ध कार्यक्रम संसद में पेश कर सरकार ने विद्युतीकरण के मामले में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। यहाँ तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मानना है कि आम आदमी को राहत पहुंचाने वाला ये रेल बजट है और इसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम लखनऊ का रुख करेंगे। अशोक सिंह जी हमारे साथ हैं, आरजेडी नेता हैं। अशोक सिंह जी, आपकी पार्टी इस बजट को किस नजरिए के साथ देखती है? हालांकि पूर्व रेल मंत्री या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कहें लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि बहुत हल्का रेल बजट है।
निश्चित तौर पर आप इसमें कहीं गंभीरता दिख रही है इस पूरे रेल बजट में, कहीं पर भी। चाहे अभी आर.के. पांडे जी बोल रहे थे, रेलवे मेंस एम्प्लॉय यूनियन के हैं, ये भी जो बोल रहे थे डर के बोल रहे थे। अगर हकीकत में देखा जाए तो इस रेल बजट में कहीं कुछ नहीं, केवल थोथापन है। ये जितनी सुविधाएं, कहां से पैसा आएगा, कहां, अभी रेल मंत्री स्वयं बोल रहे थे कि हम कुछ लोग रेलों में नहीं चलते, उनके लिए मैंने बुलेट ट्रेन की दशमलव के ऐसे लोग होंगे जो ट्रेन में नहीं चल के जहाज में चलते हैं, उसके लिए उनको कई लाख हजार करोड़ रुपए कर्जा ले रहे हैं जायका और एलआईसी जैसी संस्थाओं से। उसका ब्याज कैसे देंगे? रेल टूटकर बर्बाद हो जाएगी। तमाम चीजों, ये अपने रेलवे के एम्प्लॉइज को, अपने रेलवे के संसाधनों को, पैसा कमाने के तरीकों को, कि किस तरह रेल जनरेट हो। यानी सवाल भी पैसों पर आकर टिक जाता है कि आप बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रबंधन के लिए पैसे की जरूरत होगी, और वो पैसा कहां से आएगा? हालांकि सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि विदेश से पैसा जुटाने की हमारी योजनाएं हैं। ठीक है सर, आऊंगा आपके पास। शिवकरण सिंह जी ने एक बात मैं अच्छा जी एक बात, 1 मिनट ये सुने। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इसके पहले जितने भी मंत्री थे, रेल बजट उनका देख लो, कहीं कुछ नहीं। 2001 में बीजेपी की सरकार थी, 2001 में बीजेपी के, उसमें 61,000 करोड़ रुपए के घाटे के लिए राकेश मोहन कमेटी ने किया। उसके बाद लालू यादव आ गए तो 6 अरब डॉलर का फायदा दिखाया। सर, लेकिन उसमें भी आरोप लगे लालू प्रसाद यादव जी पर भी कि आंकड़ों में हेरफेर किया गया था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि आंकड़ों का हेरफेर करके रेलवे को फायदे में पहुंचाने का काम किया। व्हाइट पेपर नहीं जारी कर, कोई भी आंकड़ों में, ये सरकारी आंकड़ा है, ये कहीं आंकड़ों में हेरफेर नहीं, सही तरीके से हुआ था। ठीक है सर, दूध का दूध। शिवकरण सिंह जी, भारतीय जनता आप और आपकी पार्टी किस नजरिए से इस रेल बजट को देख पा रही है? क्योंकि जो बातें अभी भी कही जा रही हैं, सुरेश प्रभु साहब को भी अभी आपने सुना, अमित शाह को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आम आदमी को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है और सभी तबकों का इसमें ध्यान भी रखा गया है। आम आदमी को कितनी राहत आप देख रहे हैं? देखिए, सुरेश प्रभु जी और अमित शाह जी तो अपने आप को अच्छा कहेंगे, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद देश की जनता को थी कि ये बहुमत की सरकार है, जनता के लिए एक बजट लाएगी, वैसा बजट नहीं लाए। ये तो जैसे अल्पमत की एक कोई सरकार होती, वैकल्पिक सरकार होती है, काम चलाओ, चुनाव के समय घोषणा करके बजट लाते हैं, इस तरीके से चुनावी घोषणा वाला ये बजट लाए हैं। इसमें इन्होंने देश के किसानों के लिए कहीं किसी तरीके की राहत नहीं दिखाई है, किसान का नाम तक नहीं आया है, देश के जवान का नाम तक नहीं आया। यही नहीं, इन्होंने सबसे बड़ी खराब बात ये कह दी कि 2020 में हर चीज पूरा करेंगे। अरे 2019 में ये रहेंगे नहीं रहेंगे, आएंगे नहीं आएंगे तो जनता तय करेगी, समझे। जब 2019 में निर्णय होना है तो पहले ही 2020 का टारगेट बता रहे हैं। ये खुद समझ रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे अपने कार्यकाल में कोई चीज, इसीलिए पहले ही 2020 की बात करते हैं। अगर टाइम ड्यूरेशन इसीलिए बढ़ा दी गई आपको लगता है? अशोक पांडे जी से हम जवाब ले लेते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक पांडे जी, कितनी राहत पहुंचाने वाला ये बजट है आपके हिसाब से? क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आम आदमी को खूब राहत मिलने जा रही है, लेकिन जो तमाम मेहमान हमारे साथ हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आप पैसा कहां से लेकर आएंगे? देखिए, पहली बात है, विरोधियों के लिए निराशाजनक है, लेकिन हिंदुस्तान के 80% जो जनता गांव में रहती है, अंतिम आदमी के लिए फायदेमंद। आज बनारस ही नहीं, पूरे देश की जनता आज प्रसन्न है कि वो कम से कम सारी सुविधाओं। हिंदुस्तान का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, सिर्फ काशी तक जाकर क्यों आप लोग ठहर जा रहे हैं? बच्चों के नाराज हो जाएंगे बनारस में, और रेलवे लाइनों की सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, और उनके लिए अच्छे भोजन, जो भोजन को तड़प जाते थे यात्री और पैसा उनसे वसूला जाता था, आज वो जो चाहेंगे उस तरह का भोजन उनको सुविधा कराई जा रही है। ट्रेनों की गति बढ़ाई जा रही है, किराया भाड़ा में, माल भाड़ा में कोई पिछले साल के बजट पर आप थोड़ा चर्चा कर दीजिए। अशोक पांडे जी, पिछले बार की बजट में भी तमाम बातें कही गई थी, तमाम सहूलियतों की बात कही गई थी, बजट में कितना असर आया है? ये जल्दी में थोड़ा जवाब दे दीजिए, बिल्कुल संक्षेप में। बहुत ज्यादा। अब आप चले जाइए छोटे रेलवे स्टेशनों पर, आज आपको सफाई की व्यवस्था दिखाई देने लगेगी, पानी पीने के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था हो गई है,
स्टेशनों पर आज साफ सफाई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे अगर आप तुलना सर, ये रेलवे स्टेशन कहाँ, काशी की बात तो आप नहीं कर रहे हैं, या फिर एक जो गिने चुने स्टेशन की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी सफर करते हैं और पूरे देश की जनता रेल पर ज्यादा निर्भर होती है, ज्यादातर रेल का सफर करते हैं लोग। स्टेशनों को आप देख लीजिए सर, वो देखा है। ये विरोधी दलों को निराश करने वाला बजट है। ठीक है सर, लेकिन सर विरोधी दल भी आपके देश की जनता है, वो भी वोटर हैं और उनको भी अधिकार है सहूलियतें पाने का, भले ही वो आपकी पार्टी में नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंद्रजीत सर, जो बातें आप बीजेपी की तरफ से कही जा रही कि आम लोगों को राहत दिख रही है, लेकिन विरोधी क्योंकि उन्हें विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं, और बाकी बजट तो काफी राहत पहुंचाने वाला है। विदेश पर विश्वास है। ठीक है सर, इंद्रजीत जी। पांडे जी देखिए, लालू जी ने अभी कहा कि हमने जर्सी गाय पैदा किया है, लेकिन चारा तो खा गए, गाय मर गई थी। पांडे जी एक गाय को हम लोगों ने ठीक है पांडे जी एक मिनट, मैं भी छोटे शहर का, मैं भी कस्बे का रहने वाला। मरी हुई गाय को जिंदा कर लिया पांडे जी क्या? लालू जी ने मरी हुई गाय दिया था, चारा खुद खा गए। नहीं, जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है पांडे जी, ये मसला उलझ जाएगा। ठीक है, हम अपने विषय पर ही रहते हैं। आप मेरे साथ अभी चलिए, आप मेरे साथ अभी चलिए नई दिल्ली स्टेशन, आप मेरे साथ अभी नई दिल्ली स्टेशन चलिए, या पुरानी दिल्ली स्टेशन चलिए, या निजामुद्दीन स्टेशन, दिल्ली की बात चलिए। मैं आपको मल मूत्र दिखाऊंगा कि कैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी तक पड़ा हुआ है। इसकी मैंने तस्वीरें लेके भेजी है रेल मिनिस्ट्री को। अभी भी आप सच पानी की बात करते हैं, चलिए छोटी जगह पे चलिए, आप कासगंज जाइए, आप सहसवान जाइए, आप उझानी जाइए, आप बदायूं जाइए, आप बरेली जाइए, आप घटपुरी जाइए। बनारस की तो क्या बात कर रहे हैं आप उधर की देखिए, जहाँ पर छोटी लाइन होती थी उसको रिप्लेस कर लिया बड़ी लाइन से, जो 15 या 20 ट्रेन चलती थी जिससे गांव वाला गांव से लेके छोटे शहर तक, कस्बे तक पहुंच सकता था, उसकी वो सहूलियत खत्म हो गई है। पर उन स्टेशन का हाल देखिए, क्या गंदगी भरी हुई है। आप अगर सहूलियत देंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा सहूलियत मत दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मोदी जी का जो स्वच्छ अभिमान है, मैं तो उसका भगत हूँ। मैं तो इसी वास्ते मोदी जी की जय जयकार करता रहता था जब भी उन्होंने स्वच्छता की बात की थी। मगर असलियत क्या है और ऊपर देखने में क्या आ रहा है ये देखिए ना। आप बड़े बड़े उसमें मत जाइए, हम तो फ्रेट की बात कर रहे हैं, इकोनोमेट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मगर जो देखिए, जिस आक्रामक तौर से आप लोगों की पार्टी ने पार्लियामेंट में जब देशद्रोही मामलाओं और नेशनल एंटी नेशनल डिबेट चल रहा था, जिस आक्रामक तौर पे आपने अपनी वो अपना तेवर दिखाया था, वो क्यों जब डेवलपमेंट पे वही बात आती है तो वो इतना नाजुक और इतना कमजोर क्यों नजर आता है? पांडे जी, मुझे ये समझाइए आप। ठीक है, पांडे जी से इसका जवाब ले लेते हैं। पांडे जी, संक्षेप में थोड़ा जवाब दीजिएगा। नहीं, ये बताइए जी, जरा ये बताइए कि हम लोगों ने किराया भाड़े में वृद्धि नहीं की, न माल भाड़े में, न जनता के भाड़े में। सर, तो इसके पीछे भी कोई मिशन हो सकता है, नहीं डाला। मिशन 2017 हो सकता है, 2000 काम किया, 33% महिलाओं को आरक्षण की काम किया। ठीक है सर, समझ गया। हमने चुनाव ध्यान में नहीं रख के किया है, हमने पूरे देश को सर। लेकिन सवाल उठेंगे जब आप कह रहे हैं कि बजट को लेकर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं, तो 33% आरक्षण पर आप बच कहां पाएंगे? गोविंद पंत राजू जी, क्या ये फोकस नजर आता है आपको इस पर कि चुनावों का प्रभाव भी इस रेल बजट में देखने को मिला है? बिल्कुल, चुनावों का प्रभाव तो इस रेल बजट में है ही, तभी इस तरह की चीजें इसमें दिखाई दी हैं। लेकिन जहां तक जो बार बार ये बात कही जा रही है कि रेल में जो किराया भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है, तो इस जो दया की गई है देश की जनता पर, इसके बारे में ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो किराया भाड़ा बढ़ाने की अब बात है, वो डीजल के मूल्य से जुड़कर, और डीजल के दाम बढ़ने के बाद स्वतः कई बार वो किराया भाड़ा बढ़ता रहा है। तो सरकार ने बजट में उसका प्रावधान नहीं किया है, और पूरे वैश्विक स्तर पर जो इस समय तेल के दामों में जो गिरावट आई है, उससे जो अतिरिक्त लाभ रेलवे को हुआ है वो इस बजट में दिखता नहीं है। तो ये भी किराया न बढ़ाने की बात भी एक तरह से एक आंकड़ों का एक तरह से खेल है, और ये कोई न तो एहसान है न कोई ये सच्चाई है। तेल के दाम पूरी दुनिया में कम हुए हैं, रेल के भाड़े पर तेल के दामों का सीधा असर होता है, वो कहीं न कहीं इस बजट में उस चीज को देखा जाता है। लेकिन जहां तक जो बात ये कही गई है कि
जिस तरह से आगे वाले आने वाले सालों में हम रेल में सफाई ला रहे हैं, रेल में हम आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर देंगे, तो ये तमाम चीजें निश्चित तौर पर रेल को मजबूत तो करेंगी, लेकिन जो रेल का सबसे बड़ा आधार है रेल चलने का, कि उसकी जो आय है वो आय बढ़े, वो कहीं नहीं दिखाई देती। मैं एक उदाहरण बहुत छोटा किस तरह से लापरवाही होती है लखनऊ की का देना चाहता हूँ। लखनऊ से पुष्पक की स्पेशल ट्रेन चलाई गई मुंबई तक के लिए, और आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 2 या 3 बार वो पूरी की पूरी ट्रेन लखनऊ से खाली गई। विभागों में तालमेल नहीं था, किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी थी। ऐसे ही एक डबल डेकर ट्रेन यहां से चलाई गई जो पूरी की पूरी ट्रेन खाली गई। तो इतनी बड़ी लापरवाहियां जब संचालन में है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या कोशिश रेल बजट में की गई है, ये नहीं दिखाई देता। तो जब आप मूलभूत समस्याओं से ध्यान बटाकर कुछ बड़े सपने दिखाने की बात करते हैं, तो ये बजट किसी भी तरह से खरा नहीं जनता की जो अपेक्षाएं उन पर तो खरा नहीं होता, लेकिन ये एक तरह से सपना दिखाने वाला चुनावी बजट जैसा फिर कहा जाएगा जुमला, और पांडे जी कहेंगे कि विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां अपना धर्म निभा रही हैं राजनीति का। आर.के. पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर.के. पांडे जी, मुझे इस बात का जवाब आप दीजिए कि जो लक्ष्य की बात कही जा रही है कि इस बार का लक्ष्य है कि इस साल हम 1.21 लाख करोड़ योजना मद में खर्च करने जा रहे हैं, और जो कमाई का टारगेट रखा गया 1.8 लाख करोड़, ये टारगेट कैसे पूरा होगा? इसके लिए कोई पहले से प्लान तैयार किया गया होगा? नहीं, देखिए, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि रेल कर्मचारी और अधिकारी 24/7 जो है वो अपनी सेवाएं देने का काम करते हैं जी, अपनी क्षमता से कहीं अधिक काम करने का काम करते हैं जी, तो लक्ष्य को तो हम हासिल कर लेंगे। और जहां तक इसके बहुत प्रिसाइज बैनर में सर तरीका बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, बड़े संक्षेप में तरीका थोड़ा बता दीजिए, क्या वो तरीके रेल मंत्रालय ने तैयार करने का काम किया है। ये रेल कर्मचारी जो है अपनी उत्पादकता में जो है और योगदान करके, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करके, इंक्रीज करके ही जो है इस लक्ष्य को हासिल करेगा, और वो करता आया है जी, इससे पूर्व भी। तो यही एकमात्र तरीका है। बाकी जो है कोई ऐसा सरकार अगर से कोई व्यवस्था बनाने जा रही है तो उसका जो है हम कर्मचारी वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है सर। विमल कीर्ति सिंह जी, किस नज़रिए से, जैसा कि अभी पांडे जी भी कह रहे हैं कि टारगेट को पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास बहुत मुस्तैदी के साथ करने होंगे और गंभीरता के साथ करने होंगे, इतना आसान होने जा रहा है क्या? काश पांडे जी जो कह रहे हैं वो सच होता, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि 1 लाख करोड़ की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना थी पिछले साल, उसमें अब तक आप मात्र 44% खर्च कर पाए हैं। तो खर्च करने की जो आपकी क्षमता है वो भी नहीं है, और अगले साल और यानी इस साल तो आपके पास पैसे भी नहीं हैं। मैं 2-3 बातें संक्षेप में बताना चाहूंगा। इस बजट में कोई बिग टिकट रिफॉर्म नहीं है। तो अगर कोई बिग टिकट रिफॉर्म नहीं है, तो अगर आप 5 साल 10 साल में रेलवे को लॉस से प्रॉफिट की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये रिफॉर्म्स लाने होंगे, वो कहीं नहीं दिख रहा है। सुरेश प्रभु जी की छाप इस बजट पर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर इस तरह से हम घाटे में चलते रहेंगे और कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, तो आज नहीं तो कल एयर इंडिया की तरह रेलवे की भी हालत बहुत ही नाजुक हो जाएगी। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, आप पूछ रहे थे इस बात को कि ये पैसे कहां से आएंगे, 1,21,000 करोड़ कहां से आएंगे। तो आप देखिएगा, इनकी योजना है $40 बिलियन। अगर 7,000 करोड़ का $1 बिलियन होता है, तो 280,000 करोड़, 2,80,000 करोड़ ये लोग लोन लेने की योजना बना रहे हैं। लोन कहां से लेंगे? LIC से लेंगे, जीका से लेंगे। LIC में किसके पैसे हैं? आपके, मेरे, सारे लोगों के पैसे LIC में पड़े हुए हैं। आप ग्रॉस बजटरी सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपका प्रॉपर्टी रेवेन्यू कलेक्शन उतना नहीं है। अब आने वाले सालों में होगा क्या, देखिए, LIC के पैसे को तो डूबने नहीं दिया जा सकता है जी। वो आपका प्रीमियम का पैसा है, आपको वापस करना है। तो आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद
जबकि ऑपरेटिंग रेशियो आपका 92% से बढ़ के 1 रुपया 10 पैसा या 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, तो अगली सरकार जो आएगी या जो भी सत्ता में रहेंगे 2020 में 21 में, उनको फिर से LIC के पैसे वापस करने होंगे। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि आप कर्ज के मार्फत अगर कायाकल्प की बात कर रहे हैं तो वो कर्ज लौटाना भी तो होगा। हिलाल भाई, जैसा कि अभी विमल कीर्ति साहब ने कहा कि जो कर्ज पर निशाना कहीं ना कहीं है, निगाहें कर्ज पर टिकी हुई कि कर्ज के माध्यम से कायाकल्प कर देंगे, लेकिन इस पैसे को लौटाना भी तो होगा ना सर। देखिए, इसके अंदर 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें पहला और सबसे बड़ा यही है कि जो पिछला बजट था उसको ये खर्च नहीं कर पाए हैं जी। जो रेल मंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से वो मंत्री हैं, इसलिए उनकी बात को काटना जो है वो बहुत नहीं है, लेकिन जो आंकड़े अवेलेबल हैं उनको आप देख सकते हैं कि पिछली मत्ता जो 40,000 करोड़ रुपए का इनको सपोर्ट मिला था, उसमें से 1/5 1/5 ये खर्च ही नहीं कर पाए। तो ना तो वो 1 लाख करोड़ रुपए जब नहीं खर्च हुआ, तो इसमें से भी 1/5 नहीं खर्च हो चुका। उसी हिसाब से अब की जो है उसकी पैसे में कमी कर दी गई है। तो यहाँ पर बात इसी की सिर्फ नहीं है कि पैसा आ कैसे रहा है, बात इसकी भी कि आप पैसे को खर्च करने में भी अक्षम है। रही बात रेलवे का, जो वो फेयर नहीं बढ़ाया गया या फ्रेट नहीं बढ़ाया गया है, 20% 2014 से लेकर के अब तक 20% जो है केवल यात्री भाड़ा बढ़ाया गया है। 100% जो है वो आपका प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दिया गया है। 33% जो है वो रिजर्वेशन चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। रिफंड जो है उसके अंदर 20% की वृद्धि कर दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि वृद्धि नहीं की गई है, वृद्धि बिल्कुल की गई है और भरपूर वृद्धि की गई है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि आपके ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज्यादा है, आप जब बजट लेकर के आते हैं, इस बजट में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इस बजट में क्या है, तो कहेंगे स्वच्छता है, स्वच्छता अभियान है, वाईफाई है, ट्रेन के ऊपर खाना मिल जाएगा। शताब्दी में कहा गया था पिछली बार कि वाईफाई मिलेगा, लेकिन वो सुविधा आज तक नहीं मिली है। ठीक है सर, अब वक्त की बेहद कमी है। अशोक सिंह जी, आपने कहा और आपकी पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से कहा गया कि जर्सी गाय हुआ करती थी उनके समय में भारतीय रेल। तरीका आप लोगों ने नहीं बताया क्या? रेल बजट के पहले सुझाव तो देना बनता है ना आप लोगों का। सुझाव मांगे जाते हैं तभी तो दिया जाता है। लेकिन ये रेल हिंदुस्तान की रेल ही नहीं है, सिर्फ फायदे के लिए नहीं, ये लाइफलाइन है। यहाँ का गरीब से लेकर अमीर तक सब इसी से चलता है और तमाम विश्वास रहता है लोगों को कि हम इस रेल से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। झूठे वादे, झूठे हम इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस रेल एम्प्लॉइज और अधिकारियों को एक परिवार का कुटुंब बनाया था और दोनों एक दूसरे से, जैसे अभी पांडे जी कह रहे थे। ठीक है सर, आपको लग रहा है कि ये कुटुंब को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की गई। शिवकरण सिंह जी, बड़े संक्षेप में आपसे मैं जवाब चाहूंगा, कितनी उम्मीद आप कायाकल्प की कर रहे हैं? ठीक है सर, अब वक्त नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं किया, वक्त नहीं है। शिवकरण सिंह जी, फाइनल कमेंट, 10 सेकंड का वक्त आपके पास सर। देखिए, ये जितना भी विश्वास था जनता से खो चुके हैं जी। इनके पास कोई सही पॉलिसी नहीं है। गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बजट एक धोखा है, केवल चुनाव की राजनीति, चुनाव की गणित है। ठीक है सर, यानी कि धोखा है, लोगों के साथ कोई पॉलिसी नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं। इंद्रजीत जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा और उसके बाद हमें कार्यक्रम को यहीं पर रोकना है। क्या सर, जो बातें अभी तमाम मेहमानों की तरफ से कही गई हैं, क्या प्रभु की लीला अपरंपारी मानी जाती है? प्रभु की लीला, प्रभु जी की लीला पिछली बजट में थोड़ी बहुत सी दिख रही थी, जिसकी बात विमल भाई कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पैसेंजर फेयर इंक्रीज नहीं किए थे, पर उन्होंने चतुराई दिखाई थी। क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि जो फ्रेट रेट है उनकी रेवेन्यू इंक्रीज करी थी कि कार्गो की जो कैटेगरीज है उनको स्लैब्स द्वारा उन्होंने रीअरेंज करके वो थोड़े से बढ़ा दिए थे। बट इस जो ये बजट है, इसमें मुझे फिर, जैसे आपने एक हॉलीवुड के गाने से शुरू किया था राजेश खन्ना की, मैं जॉनी वॉकर के गाने के से एंड करूंगा। मुझे प्रभु जी के लिए इस बजट में ऑल लाइन क्लियर नहीं दिख रही। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रभु की लीला अपरंपार है, ये कहने की कोशिश की जा रही है और हालांकि ये जरूर दावा किया जा रहा है कि ये रेलवे का कायाकल्प करने वाला बजट है और खास बात यह है कि आम लोगों को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। लेकिन अब ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वाकई में जो रेल बजट पेश किया गया उससे रेलवे की तस्वीर और तकदीर बदलती है या फिर नहीं। मुद्दा में आज के लिए इतना ही। APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।